देखिए, आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं कई चीज़ें के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है वो है अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ अनुकूलता बनाना। देखिए, हमारे यहाँ चार युग हुए हैं। चौथा युग चल रहा है, कलयुग। राइट। तो क्रमशः विकास हुआ है। हमारे जितने भी अवतार हुए हैं, समझ रहे हैं? मतलब हर एक के बाद एक नया प्रोफाउंड विथ न्यू कैरेक्टर, विथ न्यू एट्रीब्यूट्स अवतार हुए हैं हमारे यहाँ। ठीक है। और वो कहीं ना कहीं साइंस भी कहता है कि पहला जो था वो समुद्र मतलब पानी वाले जीव था। फिर इस ढंग से बात करते हैं। और मैं समझता हूँ ये टॉपिक कोई और देखे तो ज़्यादा बेहतर है। मेरे से सुनने से अच्छा है कि जो पहले के लोग कह गए हैं, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोज होंगे अवतारों के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो सुनना ज़्यादा श्रेयस्कर है। ठीक है। तो मैं मेरा जो टॉपिक क्या है, सांस्कृतिक विरासत से के साथ अनुकूलता। देखिए, इसको समझने के लिए आप ऐसे भी समझिए कि अगर आप किसी एक फैमिली से बिलोंग करते ही हैं तो आपकी पहचान आपके पूर्वजों के द्वारा की जाती है, चाहे कहीं पर भी हो। इवन अगर आप फिर नौकरी में भी सवाल अगर पूछे जाते हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो जो एम्प्लॉयर का ध्यान जो है आपके फैमिली बैकग्राउंड पे रहता है कि ठीक है। तो भाई हमारे यहाँ तो फैमिली ये यूनिट है, तो बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हम देख सकते हैं, अ, वो फैमिली ही है। जो हमारी जो जिस तरह की पृष्ठभूमि रही है, तो इसी तरह से अगर हम किसी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो वो अगर वो फेमस है तो पॉजिटिव भी है और उसके कुछ निगेटिव भी हैं। विरासत में आपको कुछ दुश्मन भी मिल सकते हैं। ठीक है। और सपोर्ट भी मिल सकता है। ठीक है। नॉलेज मतलब टू वेज है, दो रास्ते हैं। तो इसमें कई बार ये है कि जैसे हमें अगर आज के लोगों को कहा जाए कि भाई देखिए हमारे साथ पिछले टाइम पे बहुत नाइंसाफ़ी की है, तो भाई मानना ही पड़ेगा कि हुई की है। लेकिन आप इस चीज़ को देखिए कि उस वक्त के अवतार कौन थे, उस वक्त का पर्पस क्या था, उस वक्त का पर्पस क्या था, मतलब मानव जीवन का क्रिएशन को मेंटेन करना था या मोक्ष प्राप्त करना था। आप अगर मैंने ये माने क्या नाम है, दीपक चोपड़ा जी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, उनको उनकी राइटिंग पढ़ी तो उन्होंने कहा था कि मूल्यतः तीन जाति थी, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। ठीक है। और जो चार जो हम जो कहते हैं ना कि चार वर्ण, जिसमें शूद्र भी आ जाता है, तो शूद्र बाद में आया है। और उसी प्रकार अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मोक्ष भी जो है बाद में आया है। ठीक है। मोक्ष और शूद्र शुरुआत से नहीं है, दे हैव केम लेटर इन आवर वोकेबलरी। तो आप अब मोक्ष का देखेंगे साउथ मतलब कुछ मीनिंग, तो गधे की टाइप की वाली बात की जाती है। ठीक है। तो इसको इस प्रकार से समझा जाए कि हर एक वर्ण में जो वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण थे, उसमें कुछ मैनुअल वर्क वाले लोग भी थे, जिनसे सिर्फ मैनुअल जो उनको जो लीडर वाली पोजीशन पे नहीं थे, वो सिर्फ मैनुअल वर्क करते हैं। वैश्य के काम में भी कुछ मैनुअल वर्क है, कुछ क्षत्रिय काम में भी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव है, लेकिन कुछ काम है जो जो दूसरे इंसान पे अपना अधिकार नहीं जमा सकता था। राइट। तो मैं ये समझता हूँ, मेरी स्पेकुलेशंस हैं, मतलब मेरी कोई स्टडी नहीं है, बस मोस्ट लाइकली फिट जो मेरा नज़रिया है उसमें
फिट हो रहा है और मैं एक कहानी बुन पा रहा हूँ, तो वही चीज़ मैं पेश कर रहा हूँ। वो ये कि इन सारे शूद्रों को एक जगह कर दिया गया बाद में। ठीक है, और इस चीज़ को आप देखेंगे कि महाभारत में भी जो जुआ हो रहा था, तो जुए में हार के उनको दासी बना दिया गया, दास और दासी बना दिया, तो शूद्र हो गए वो। ठीक है, शास्त्रार्थ हुआ, ब्राह्मण हार गया, तो उसको उसके कहल में आना पड़ा, मतलब उसके शब्दों की आदर करनी पड़ी आगे से। राइट, तो शूद्र का निर्माण ऐसे हुआ है, मतलब अगर उसके जीनोम्स में देखें, देखा जाना चाहिए मेरे ख्याल है, तो उसमें हम पाएंगे कि ब्राह्मण्स के भी जीन्स हैं, होंगे उनके में, उनमें क्षत्रिय के भी जीन्स होंगे। राइट, तो अब तो हमारे पास स्टडी हम कर सकते हैं, हमारे पास टेक्निक्स हैं, राइट, टूल्स हैं, इंसान हमारे पास नहीं, एज ए ह्यूमैनिटी तो हमें ये करना चाहिए। तो अब देखिए, अब जो मतलब इस संदर्भ से लेके हम झुटलाने की कोशिश ना करें कि भाई भाई रामचरितमानस में जो लिखा हुआ है उसका गलत इंटरप्रिटेशन है। नहीं, ऐसा नहीं है, सही इंटरप्रिटेशन किया गया है। और हाँ, हो सकता है कि हम उसे मानने को, मतलब हम ये कहें कि हम संविधान को मानते हैं। आज के वही हमारा स्वधर्म आज के टाइम पे क्या डिफाइन कर रहा है? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा स्वधर्म है। समझ रहे हैं? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और जिस बात की हमने शपथ ली हुई है, राइट, तो वो हमारा स्वधर्म है ना। तो इस वजह से हमने एक मानव जीवन का जो उद्देश्य है वो हमारा स्वधर्म हो गया है। ठीक है, तो तो ये मतलब इम्पोर्टेंट बात है। अब देखिए, दूसरी चीज़ है कि अगर आपके पूर्वजों ने कुछ गलत किया है, रामचरितमानस को हटा दें, सीधी बात करते हैं, पूर्वज ने गलती किया है, तो ये जरूरी नहीं है कि हम भी अपने पूर्वजों से आज के टाइम पे इत्तेफाक रखते हो उन गलत कार्यों के लिए। ठीक है, और कोई और प्लस और इस चीज़ का हमने सबूत भी दिया है। ठीक है, अगर सबूत नहीं दिया होता तो कुछ अलग बात थी तो ठीक है, वो तो चालाकियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो ये भी एक है। और प्लस जो, मतलब हमें अपने जो हम हर एक चीज़, मतलब आज के टाइम में चेंज इतना फास्ट है, हो रहा है कि हमें अडेप्ट करने की बहुत अच्छी ज़रूरत है। और नए इन्फॉर्मेशन को अपने जहन में बैठाने की, और अपने एक्शंस में इनकॉर्पोरेट करने की, उसके बदौलत जो चेंज होनी चाहिए उसकी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ठीक है, मतलब एक देखिए, हमारे भी विषमताएं बहुत हैं, और चूंकि सोशल मीडिया हो गया है, मास मीडिया हो गया, तो विषमताएं अब तुरंत जाहिर हो रही हैं। तो हम हर एक के रूट में जाएंगे और फिर फाइट बैक करने की कोशिश करें, उससे अच्छा है ना कि अ, जो हमारा उद्देश्य है, यूनाइट, मतलब कि बेटर ह्यूमैनिटी या बेटर वर्ल्ड की हम बात करते हैं, उसके प्रति हम अपनी कटिबद्धता दिखाएं, कमिटमेंट दिखाएं, और उस पर एक्शन लें, और उसके आधार पे चीज़ों को आगे बढ़ाएं। भाई, विषमताओं खोजना कोई नहीं, मतलब वो कोई बहादुर का काम नहीं है। आज के टाइम पे इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं, रिसोर्सेस हैं, कोई भी विषमताएं खोज सकता है, कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। राइट, और ठीक है, मतलब अब मैं वो नहीं कह रहा कि नहीं होना चाहिए, सुधार करने की ज़रूरत है। और इंडिया में मैं आज बात कर रहा था किन्हीं से, तो उस वक्त भी मैंने कहा कि भाई, जब आप टारगेट, मतलब दो बातें होती हैं, एक सुधार करना होता है और एक बेहतर करना होता है। तो हम कई बार इतना बेहतर कर जाते हैं कि हम सुधार से
जो करते, या फिर जो नुकसान हो रहा है उसकी भी भरपाई कर देते। ठीक है, लेकिन जब आपको टारगेट किया जा रहा हो, है ना, तो आपको बार बार फोकस आपको सुधार पे लेके आया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ना मतलब, और लोग आपको टारगेट कर रहे हैं, और आपको टारगेट कौन कर रहे हैं? अम, जो कमतर बुद्धि के लोग हैं, जो आपकी चीज़ों को समझ नहीं रहे। ठीक है, वो लोग आपको टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सुधार करना चाहिए या बेहतरी ही करते जाना चाहिए, ये सवाल बनता है। तो इसका उत्तर यही है कि आप बताएं कि आप कैसे बेहतर हैं एट द एंड। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप ये कम्युनिकेट कर सकें, और आपके पास चैनल्स हों इस चीज़ को कम्युनिकेट करने के लिए, तो फिर रुकने की कोई बात नहीं है। और सुधार तो वहाँ होनी चाहिए जो अपने पर्पस से कमिटेड नहीं है, हाईएस्ट पर्पस से। ठीक है, मतलब आप किसी बैड बॉस, अगर देखिए, अगर टॉप बॉस ठीक है ना, तो वो सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है। और टॉप बॉस ही ख़राब है, तो भाई कोई भी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती है। तो हम जितने सवाल आम लोगों से पूछते हैं, जो पावरलेस हैं और कोई इन्फ्लुएंस नहीं रखते, उससे कहीं ज़्यादा सवाल हमें टॉप के लोगों से पूछना चाहिए, जो नॉन कमिटेड हैं टू द कल्चर। समझ रहे हैं? तो ऐसे पदाधिकारी जो नॉन कमिटेड टू कल्चर हैं, उल्टे सीधे क्वेश्चन जेन्यून हार्ट से पूछते हैं, और उनको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि उन सवाल पूछने वालों को कटघरे में किया जाए, या कटघरे में नहीं कर सकते हैं तो उनको उनसे पृथक मार्ग चुनाव कर लिया जाए कि हम पृथक हो रहे हैं। भाई, ऐसे ही क्या था, पाइथागोरस की एक कम्युनिटी थी, तो वहाँ पे जो लोग उनकी बात नहीं मानते थे, तो वो उनको उनको मरा हुआ मान लेते थे, और उनकी एक कब्र खोद देते थे, नॉमिनल, कि वो अब हमारे लिए मर गए। तो ये मेरे को बहुत सही लगता है, ये चीज़, कि भाई हम तुम्हें इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे, हम अपना सारा रिश्ता काट रहे हैं। ठीक है, तो ये एक समझी हुई या सोची हुई चाल है, मतलब एक सुलझी हुई चाल है। और देखिए, इसमें एक और बात आ जाती है कि जहाँ पे हेरिटेज होता है, तो वहाँ पे कुछ लोग मेन विलन होते हैं, ठीक है, जिनका इंटेंशन ख़राब है, और दूसरे उनकी वजह से ऑपरेशनल विलन हो जाते हैं। समझ रहे हैं? उनका इंटेंशन ख़राब नहीं है, वो ऑपरेशनल विलेन हो जाते हैं, मतलब वो ठीक है इंटेंशन से, लेकिन उनकी कार्यविधियों को देखते हुए आपको लगेगा कि यही विलेन है, और आप वहाँ पे नए हैं, तो आप बेवकूफ़ बन जाएंगे इन ऑपरेशनल विलेन को दुश्मन मान के, क्योंकि दे आर नॉट द मेन विलेन। मेन विलेन अपने आप को ऑपरेशन से दूर रखता है। ठीक है, मतलब मैं ये भी बात कह रहा हूँ कि जो हाईएस्ट पे, जिसके पास मैक्सिमम इन्फ्लुएंस हो इंडिया में या वर्ल्ड में, वो ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो 1 रुपया इनकम टैक्स पे नहीं कर रहा हो, उसका सारा ब्लैक मनी हो, और कहीं वो 5 स्टार में रह रहा हो और किसी को पैसे नहीं दे रहा होगा, मनी नहीं दे रहा, कोई और उसको दे, उसके बदले बिल पे कर रहा हो। ठीक है, तो वो लोग इंटेंशनल विलन है, और आपसे जो लड़ गया, या जो जिसने आपको दिक्कत कर दी, वो मेन विलन नहीं हुआ, ऐसा भी हो सकता है, और इन मोस्ट चांसेस ऐसा ही है। तो आपको कैटेगरी की डिफाइन करने पड़ेंगे, कौन ऑपरेशनल विलेन है, विलेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस, और कौन इंटेंशनल विलेन है, जो पावर ही समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको ख़त्म करने के लिए यही एक तरीका है कि जो इंटेंशनल विलेन हैं उनको, उनका पर्दाफाश किया जाए। और उसका पर्दाफाश कैसे होगा?
सोसाइटी को बता के अथॉरिटीज को लिखिए, अथॉरिटीज कुछ नहीं कर पाएंगी। और फिर सोसाइटी में जाइए कि भाई इन लोगों का रवैया चाल चलन ऐसा था, इनको हटाना चाहिए। आप देखिए, आप फिर उनको नहीं हटा रहे हैं, उनको भी सबक मिल रही है कि उन्होंने गलत किया था आज तक। और भविष्य के जो लोग देख रहे हैं उनको भी क्लैरिटी होगी कि ऐसी हालतें हों तो सच्चाई का पक्ष लेना चाहिए। समझ रहे हैं? चलिए, लगता है कि मैंने काफ़ी बोला है, 16 मिनट होने को हैं। और कुछ बोल सकता हूँ? हाँ, बोल तो सकता हूँ। देखिए, जो खासकर एक विरासत वाली चीज़ें बताऊंगा। जो विरासत में आप जो अपने अपने अग्रजों को देखते हैं कि एक पोजीशन होल्डर हैं और उनका एक तरीका है कम्युनिकेट करने का इनडायरेक्ट वे में, या किसी को इन्वॉल्व कर करके कम्युनिकेट करने का तरीका है, तो वो चीज़ एक स्टेज पे आती है, राइट। वो चीज़ अगर आप उनकी फैमिली से हैं और यंग हैं, और आप उस वक्त आप किसी को इन्वॉल्व करते हो जहाँ पे आपको डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाने की चाहिए थी, और आप वहाँ पे किसी और को इन्वॉल्व करते हो, तो वो गलत हो जाता है। और मैं ये मानता हूँ कि ऐसे जगह पे कई बार आपके हाथ जलेंगे भी, तो वो नीडेड एक्सपीरियंस है वो, उसको घबराए नहीं है। हाथ जलने चाहिए कई बार, समझ रहे हैं? और ठीक है। तो अब आप देखिए, जैसे रहीम थे, वो अकबर के टाइम पे उनकी स्टेटस अलग था, ठीक है। जहांगीर के टाइम पे उनका स्टेटस अलग हो गया, बाद में जहांगीर ने उनको कुछ उलवा भी दिया, ठीक है। मैं रहीम का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वो मुझे बड़े ही कंप्लीट से दिखते हैं। एक पोएट भी हैं, एक वॉरियर भी हैं, एक चैरिटेबल पर्सनैलिटी भी हैं, ठीक है। और सुधरों का काम भी किया हुआ है उन्होंने। ठीक है। तो एक कंप्लीट सी पर्सनैलिटी है जिनमें आपको चारों गुण मिलेंगे, ठीक है। तो वो अकबर के लिए बड़े अच्छे हैं अकबर के टाइम पे। और फिर वो उनकी जहांगीर के लिए, जहांगीर उनसे खुन्नस खाता है। तो इस चीज़ को देखिए कि पैर एक ग्रोथ एक खास माइंड माइंड पे डिपेंड करता है। तो अकबर का माइंड अलग था, फिर जहांगीर का माइंड अलग था। तो जिस तरह का माइंड होता है उस तरह के उसके फ्रेंड्स होते हैं, वो उस लेवल का हो जाता है, ठीक है। जो हायरार्की ऑफ नीड्स है, समझ रहे हैं? तो वो ज़्यादा अच्छा डिवीजन सेगमेंटेशन ऑफ सोसाइटी करता है, rather देन आवर जो हम कास्ट बेस्ड और बर्थ बेस्ड पे कर रहे हैं, ठीक है। तो तो जिस तरह के आपका माइंड है उस तरह की आपकी स्ट्रेटजी होगी, उस तरह के आपके फ्रेंड्स होंगे, होने चाहिए। और नहीं है तो आप सही जगह सही लोगों के बीच में नहीं है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। मतलब नीड स्टार्टिंग इन द स्टार्टिंग ऑफ द कैरियर, और स्टार्टिंग और द कॉलेज फ्रेंड, तो आपको वहाँ पे चाहिए कि आप डायरेक्ट फ्रेंडशिप करें, रैदर दैन कि कोई तीसरे को लाए। आप देखिए, जब तीन लोग होते हैं ना, तो वहाँ पे एक ही चीज़ काम कर सकती है। देखिए, दो लोग हैं तो प्लस माइनस चल जाएगा। आपकी कुछ वीकनेस, उसका कुछ स्ट्रेंथ, आपका कुछ स्ट्रेंथ, उसके कुछ वीकनेस, कंप्लीमेंट्री, ठीक है। लेकिन जैसे कोई तीसरा व्यक्ति आता है, तो वहाँ पे फिर क्या काम कर सकता है? यूनिटी ऑफ पर्पस। और उसके अलावा अगर कुछ और है, तो ये मान के चलिए दो मिलके तीसरे को खा रहे हैं। और जब चार चार या पांच लोग हैं, मतलब नेक्स्ट ओड नंबर इज 5, और जहाँ पे पांच हैं, वो तो पूरी तरह इंश्योर करता है कि यूनिटी ऑफ पर्पस नहीं होगी तो काम ही नहीं चलने का,
थैंक यू।